कैसे सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यार ये चैप्टर ना पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, मतलब इसके अंदर भर भर के थ्योरी डाली गई है। जितनी थ्योरी पूरी साइंस में नहीं उतनी थ्योरी इस एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर है। आसान चैप्टर है, कुछ केसेस हमको देखना है कि क्या क्या साइंटिस्ट्स ने क्या क्या निकाला अपनी तरफ से, कैसे उसके कुछ मेरिट्स थे, उसके कुछ डीमेरिट्स थे, फिर पुराने साइंटिस्ट्स से नए साइंटिस्ट्स ने क्या सीखा, क्या क्या इजाद किया, क्या क्या नई चीजें लेकर आए, और फाइनली हम लोग आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक है, वो कैसे आई। ऑलराइट, तो आज हम लोग ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हैंड रिटन डिजिटलाइज्ड नोट्स। ठीक है, ये नोट्स जो है आपके आईपैड पर बनाए गए, जैसे कि मैं तुमको हर वीडियो में यह बता रहा हूँ। मैं तुमको रिमाइंड करके बता रहा हूँ कि हाँ, नोट्स अवेलेबल है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ नोट्स ही नहीं, तो यहाँ पर आपको इन नोट्स के साथ में देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। एक नहीं, दो नहीं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और काफी क्वांटिटी में, कुछ अराउंड 30 से 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिस चैप्टर के अंदर सिलेबस रिडक्शन नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी दिए गए ताकि आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो सके ये नोट्स पढ़ते समय ही। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। तो आपको ये नोट्स जो हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री में। इसी के साथ साथ आपको इस चैप्टर की क्विज जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये भी अगेन एक कंप्लीटली फ्री टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट के अंदर आप जो है चेकआउट कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या है। ठीक है, आप एक क्विज दे सकते हैं और बाद में चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा स्कोर क्या निकला है। ठीक है, इस क्विज के अंदर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ में इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि अगेन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने का नहीं है, वो आपको वहां पर आंसर्स भी उसके देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको एक फ्री डीपीपी देखने को मिलते हैं जो कि आप अपने खुद के प्रैक्टिस के लिए ये सब कुछ होने के बाद में कर सकते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता चल पाए कि यार मुझे अभी यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव करना है, तो मैं जाकर वो बुक में पढ़ सकता हूँ। और वो जो डीपीपी है उसके आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाते हैं। बाय बारी है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की इस संडे को 31 ऑफ जनवरी को हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री की एक मैराथन। इस मैराथन के अंदर हम पिछले 10 साल के कुछ 50 से 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, काफी तगड़े क्वेश्चंस रहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यार जो मैराथन की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी। एनरोल करना मत भूलना, क्योंकि पहली बात तो ये एक फ्री मैराथन है, दूसरी बात ये एक लाइव मैराथन होने वाली है। अच्छा, अगर कोई भी ये बेसिकली जो वीडियो है ये बाद में देख रहा है, यानी कि 31 जनवरी के बाद में देख रहा है, तो वो भी इस मैराथन को जाकर देख सकता है। रिकॉर्डेड वर्जन अवेलेबल रहेगा। आपको कुछ नहीं करना, अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, और अगर आपने पहली बार, अगर आप मतलब बेसिकली अगर आप प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर आपसे एक कोड मांगा जाता है, दैट कोड इज AP01। ठीक है, वो कोड है AP01। जो भी फ्री कंटेंट होता है, जितनी भी फ्री क्लासेस, यानी कि ये जो क्लास है मेरी, इसको अनलॉक करने के लिए बस आपको एक कोड एंटर करना पड़ेगा, दैट इज इट। ठीक है, 31 को 12 बजे ये क्लास स्टार्ट होगी यार, आना बिल्कुल से मत भूलना, क्योंकि पहली बात तो फ्री मैराथन है यार, और दूसरी बात तगड़े क्वेश्चंस होने वाले, इसलिए मैं बार बार तुमको रिमाइंड कर रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को विथ अ लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये पढ़ते हैं हम सबसे आखिरी में, बट स्टिल अभी हम देख लेते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कुछ ऐसा सा दिखता है। अब द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो हैव 1 ऑर्बिट, द एलिमेंट्स इन द सेकंड रो हैव 2 ऑर्बिट्स एंड सो ऑन। ये चीजें हम लोग आगे जाकर करेंगे। पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने तक की जर्नी कैसे थी, किन किन साइंटिस्ट ने अपना किन किन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। ठीक है, और उसके बाद में जो है वो ये हमें कुछ इस तरीके का पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसकी सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डोबरराइनर भाई साहब की। तो ये रहे डोबरराइनर भाई साहब। ठीक है, इन्होंने क्या योगदान दिया है इस फील्ड में, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, क्या क्या इन्होंने बताया, क्या ये सच था या ये झूठ था। खैर यार देखो, झूठ तो कुछ भी नहीं होता, सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, सब अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि वो बेस्ट आउटपुट निकाल पाए, बट एट द एंड किसी न किसी से कुछ गलतियां हो जाती है, अगले साइंटिस्ट उस गलती से सीखते हैं एंड सो ऑन। अच्छा, बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, इनका क्या कहना था। इनका ये कहना था, जोहन वोल्फगैंग डोबरराइनर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। बेसिकली इन्होंने क्या किया, ऐसी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, एक जैसी है, उन्हें ग्रुप में अरेंज करने का ट्राई किया। ठीक है, तो ये बेसिक सा फंडा है जो इन्होंने ट्राई किया। अच्छा, आगे क्या किया इन्होंने, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्रायड्स। अब बेसिकली हुआ ये, इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, ये नोटिस किया कि यार ये जो एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज, यहां पर यार 3-3 के ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर 3-3 के ग्रुप बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन ग्रुप्स को नाम दे दिया ट्रायड्स।
और तुम यहां पर पढ़ भी सकते हो, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। इन्होंने ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो। बात करेंगे इनके आगे, हम लोग बात करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कहा। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्राइड्स। उन्होंने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यार उनका बेसिकली उनका बेस क्या था ये पूरा सब कुछ करने का। ही बेसिकली आइडेंटिफाइड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ही आइडेंटिफाइड द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। आगे उन्होंने क्या किया, ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग, अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया और साथ ही साथ में ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। तो जो भी एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी डॉबरमैनर भाई साहब ने क्या किया कि उन सबको ग्रुप में अरेंज करने का ट्राई किया। अच्छा, अब ग्रुप के साथ साथ ट्रायड्स कैसे लेंगे वो देखते हैं। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए है ना इस रिसर्च के समय, इसके समय कि बेसिकली उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रायड्स, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दे दिया ट्रायड्स। ओके, अब देखो जरा यहां पर एक ट्रायड की बात करते हैं। ये पहले वाले ट्रायड की हम लोग बात करते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये एक ट्रायड है। सिमिलरली ये दूसरा ट्रायड है ना, सिमिलरली ये तीसरा ट्रायड है। अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सबसे पहले उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज और उनको ग्रुप में अरेंज करने का ट्राई किया। अरेंजमेंट कैसा था, अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का था, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक चीज नोटिस करना कि लिथियम का एटॉमिक मास होता है 6.9, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23 और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 39। तुम एक चीज नोटिस करोगे कि अरेंजमेंट जो की गई है इस ट्रायड के अंदर, इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो की गई है वो की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। सबसे कम एटॉमिक मास वाला सबसे ऊपर, उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला उससे नीचे, ये रहा, उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला उससे ज्यादा नीचे, ठीक, समझे बात को। अरेंजमेंट कैसी है, अरेंजमेंट की गई है यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेसिकली यार उन्होंने एक चीज ये खतरनाक आइडेंटिफाई की, ठीक है, उन्होंने एक ऐसी खतरनाक चीज आइडेंटिफाई की जो कि थी तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही रेवोल्यूशनरी, लेकिन यार वो ज्यादा एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल नहीं थी। क्या थी देखो जरा, लिथियम जो है अगर हम देखते हैं यहां पर लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 है ना, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। एक चीज देखो, अगर तुम लिथियम और पोटेशियम है ना, चलो 6.9 की जगह मैं 7 ले रहा हूं यहां पर, अगर तुम लिथियम और पोटेशियम इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करते हो और उसका एवरेज लेते हो तो तुम्हें आंसर देखने को मिलेगा 23। देख लो 39 + 7 कितना होता है 46/2, 23, ठीक है। हमने क्या किया कि लिथियम और यहां पर जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, सॉरी पोटेशियम है, उसका जो एटॉमिक मास है वो ऐड किया और उसका एवरेज लिया। एक चीज नोटिस करना कि जो एवरेज आया है दैट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। समझ रहे हो वाइब को, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है जब उसको हमने ऐड किया, जब उसको हमने यहां पर ऐड किया और उसका एवरेज निकाला तो जो एवरेज आया वो आया 23 व्हिच इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। वाइब समझ रहे हो हैं, ठीक है। कुछ ऐसी खतरनाक सी चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ट्रायड हो गया है ना, ये एक ट्रायड हो गया। ऐसे ही ये वाला ट्रायड और ये वाला ट्रायड आइडेंटिफाई कर पाए थे बस। डॉबरमैनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। जो एलिमेंट्स उस समय पर नोन थे उन एलिमेंट से ये सिर्फ 3 ट्रायड्स के बारे में पता लगा पाए थे, ठीक है, वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स के बारे में 3 ट्रायड्स के बारे में पता लगा पाए थे। देख लो जरा यहां पर, यानी कि मतलब वो एक्चुअली जो एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे ना, उन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ इस तरीके के 3 ट्रायड्स ही वो आइडेंटिफाई कर पाए थे, ठीक, ग्रेट। Hence, this system of classification into triads was not found to be useful. मतलब ये जो इतना ताम झाम हमने अभी पढ़ा है ये काम नहीं आया, ये काम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे पहली बात तो ऐसी थी कि ये सिर्फ 3 ट्रायड्स के बारे में पता लगा पाए थे। यानी कि कुल मिला के अगर हम देख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ 9 एलिमेंट्स के आसपास, राइट, कुछ 9 एलिमेंट्स के आसपास है कि नहीं, राइट। बस बात खत्म, इतना ही था, और क्या समझना है इसमें, ठीक है। तो हमने बात कर ली कैसे इन्होंने जो है वो एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर बेसिकली अरेंज करने की कोशिश की। साथ ही साथ में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि यार ट्रायड्स बन रहे थे, है ना, ट्रायड्स बन रहे थे, तो 3-3 के ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया।
मजे की बात ये थी कि पहले एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट जो है ना, उसका जो, अच्छा तुम इस केस में भी ट्राई करके देखना है ना, पहले एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट जो है उसका जो एटॉमिक मास है उसको ऐड करने पर, उसका एवरेज लेने पर सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास निकल कर आ रहा है, ठीक। बट ये सिस्टम यार इतना यूजफुल नहीं था क्योंकि सिर्फ 3 ट्रायड्स ही उस टाइम आइडेंटिफाई हो पाए थे। इसके बाद आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। जैसे खत्म हुआ अभी हमारा डॉबर एनर वाला, अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूलैंड भाई साहब ने इस जगह पर क्या कंट्रीब्यूशन दिया अपना, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूलैंड के टाइम पे जब न्यूलैंड सर जो है वो ये सब कुछ कर रहे थे, ये पूरा सब समझ रहे थे, उस टाइम पर यार 56 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। 56 एलिमेंट्स वर नोन टिल द टाइम, बेसिकली यहाँ पर टिल देन, ओके ग्रेट। तो 56 एलिमेंट्स उस समय नोन थे। अच्छा, जॉन न्यूलैंड अरेंज द देन नोन एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इनका भी यार जो अरेंजमेंट का तरीका है वो कैसा है, वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, कि कम एटॉमिक मास वाला इधर आएगा, फिर उससे ज्यादा वाला नीचे आएगा, फिर उससे ज्यादा वाला इससे नीचे आएगा, एंड सो ऑन। मतलब कहने का मतलब ये है, चलो ये हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। इन्होंने अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार की कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज हो, ठीक है, राइट, ग्रेट। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। इसका कहने का मतलब ये है ना, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो जब इन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह सब कुछ की, जब ये सब कुछ कर रहे थे, तब 56 एलिमेंट्स नोन थे, 56 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक है। अच्छा, अब जॉन साहब ने क्या किया, न्यूलैंड साहब ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया, है कि नहीं, इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज कर दिया। अच्छा, इन्होंने ये पाया कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मिलती जुलती है। यानी कि मान लो ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां। तो ये जो 8 एलिमेंट है, ठीक है, ये जो 8 एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट एलिमेंट से। समझे वाइब को, है समझे वाइब को, एवरी 8 एलिमेंट। अब इसमें भैया सिर्फ इतना ही है कि पहला वाला जो है वो 8वें वाले के बराबर होगा। मैंने कहा नहीं, देखो एक बार, अगर मैंने यहां पर आगे 9 लिख दिया, तो इस 9 के रिस्पेक्ट में, है ना, इस बेसिकली इस 2 के रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट कौन सा है। अगर मैं 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था तो जो 8th नंबर पे था वो 8वां एलिमेंट था, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं 2 के रिस्पेक्ट में बात करता हूं, है ना, तो 2 के रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट कौन सा, देखो जरा, ये पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 8। यानी कि जो एलिमेंट सेकंड नंबर पे है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी 9th वाले से। वाइब समझ रहे हो ना, वाइब समझ रहे हो, समझ गए, मतलब क्या है इसमें और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, है कि नहीं। तो एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो पहले एलिमेंट जैसी सिमिलर सी थी, समझे, ओके ग्रेट। ही कंपेयर्ड दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक। जैसे हम देखते हैं ना, सा रे ग म प ध नी सा, पहले भी सा आया, आखिरी में भी सा आया, फर्स्ट नंबर पे भी सा आया और 8वें नंबर पे भी सा आया, सा रे ग म प ध नी सा। फर्स्ट नंबर पे क्या आया था, सा, 8 नंबर पे क्या आया, सा, है कि नहीं। सिमिलरली हमने यहां पर देख लिया अभी, राइट, ग्रेट। देखते हैं आगे क्या आता है यहां पर, ये देख लो यहां पर, है ना, ये देखो अरेंजमेंट को जिस तरीके से की गई है, कि देखो यहां पर हमारा हाइड्रोजन, राइट, सा रे ग म प द नी सा। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर सी है, क्यों, देखो पहला एलिमेंट ये है, इसके रिस्पेक्ट में 8वां एलिमेंट ये था, है कि नहीं। अब मैं बात करता हूं अगर मैं लिथियम की बात करता हूं यहां पर, है ना, लिथियम के लिए ये खुद अपना पहला एलिमेंट है ना। अभी बाकी सबको भूल जाओ, हाइड्रोजन को भी भूल जाओ। अगर मैं लिथियम के केस में बात करता हूं तो लिथियम फर्स्ट है और लिथियम के रिस्पेक्ट में सोडियम 8वां है, Na 8वां है कि नहीं, Na 8वां है, राइट। तो इसका मतलब ये है, देख लो यहां पर, ये देख लो यहां पर, सा के नीचे सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, है कि नहीं। फिर रे के नीचे ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, है कि नहीं। फिर गा के नीचे ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। फिर मा, इसके नीचे ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक। तो हर पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ओके। एग्जांपल, सा रे गा मा प द नी सा, बात खत्म, ओके, बात खत्म। अच्छा, अब भाई साहब हम जब किसी भी चीज के प्रोस देखते हैं, किसी भी चीज के मेरिट्स देखते हैं,
तो हमें ये चीज पता है कि उस चीज के कुछ ना कुछ कॉन्स भी होंगे, उस चीज के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। अब यार ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इसके भी कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिसके चलते शायद हमने इसको नहीं अपनाया। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स थी, है ना, क्या दिक्कतें थी, समझते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं डीमेरिट्स की। देखो यार, एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कभी बात करूं तुमसे, तो जनरली पूछ लिया जाता है कि बताओ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के क्या डीमेरिट्स थे। ये डीमेरिट्स थे, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये डीमेरिट्स थे, क्या थे डीमेरिट्स? इट वाज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद में, कैल्शियम के बाद में, as after calcium every 8 element did not possess properties similar to that of the first। कैल्शियम तक सब सही चल रहा था, लेकिन कैल्शियम के बाद में एवरी 8 एलिमेंट, जैसे हम देख रहे थे कि पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम की बात आती है, ठीक है, जब हम कैल्शियम तक ये चीज एप्लीकेबल थी, उसके बाद में ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी, ठीक है, ग्रेट। सेकंड डीमेरिट की बात करते हैं। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more would be discovered in future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. Newlands भाई साहब ने, जो हमारे भाई साहब थे, उन्होंने मान लिया था, ठीक है, ऑफ कोर्स सर, ग्रेट साइंटिस्ट थे, इतना जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है वो कम नहीं होता किसी भी फील्ड के अंदर। तो बेसिकली उन्होंने जो कहा, उन्होंने ये कहा था, मतलब उन्होंने ये मान लिया था, अज्यूम कर लिया था कि सिर्फ नेचर के अंदर सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही होते हैं और फ्यूचर में आगे जाके और कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे ही नहीं। तो ये तो गड़बड़ वाला काम हो गया। उन्होंने तो मान लिया ऐसा कि बस 56 एलिमेंट्स ही है, इन्हीं एलिमेंट्स के बीच में हमको खेलना है, लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ? फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो ये चीज गलत हो गई। फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये चीज गलत हो गई, और जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे ना, वो इस ऑक्टेव्स वाले लॉ में फिट नहीं हो पा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहां पर ये चीज तो फेल हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन द टेबल, डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम स्लॉट एंड सिमिलर इन डिफरेंट। इस टेबल के अंदर यार कुछ ऐसे एलिमेंट्स कुछ ऐसी जगह पर प्लेस कर दिए गए थे जहां पर वो बिलोंग ही नहीं करते थे। जैसे कि देखो, यहां पर देखो, In order to fit the elements in the table, dissimilar elements, ऐसे एलिमेंट जिनका आसपास अपने मतलब एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं था, उनको साथ में प्लेस कर दिया। जैसे क्लास में होता है ना, क्लास में होता है, हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, हमारे टीचर ने देख लिया मस्ती कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर के साथ में जाकर तुमको बैठा दिया जिससे तुम कभी बात ही नहीं की आज तक, तो वो डिसिमिलर एलिमेंट्स होगा, राइट, बात ही नहीं की आज तक। लेकिन अगर दोस्तों के साथ बैठे हैं जिनको जानते हैं, वो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या किया था न्यूलैंड साहब ने कि ये मतलब फिट करने के चक्कर में, एलिमेंट्स को इस टेबल के अंदर फिट करने के चक्कर में क्या किया कि डिसिमिलर एलिमेंट्स जिनका कोई तालमेल ही नहीं है, कोई मेल जोल ही नहीं है, जानते ही नहीं है एक दूसरे को, उनको साथ में बिठा दिया, ठीक है, ग्रेट, ओके। तो ये थे कुछ डीमेरिट्स जिससे अगेन आगे आने वाले साइंटिस्ट्स ने कुछ सीखा, आगे आने वाले लोगों ने कुछ सीखा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देख लिया डॉबरमैनर का जो ट्रायड था वो हमने समझ लिया, फिर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स देख लिए। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मेंडलीव भाई साहब की, और मेंडलीव भाई साहब ने जो चीज बताई थी वो गजब थी यार, क्योंकि उसी बेस पर हम लोग कहीं ना कहीं आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, मेंडलीव साहब के टाइम पे 63 एलिमेंट्स वर नोन। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, At his time 63 elements were known, ठीक है। He sorted out the elements with similar properties. And pinned the cards together on a wall. Basically इन्होंने क्या किया, कार्ड्स उठाए, ठीक है, ऐसे कुछ कार्ड्स उठाए, ओके, मान लो कि ये A है, मान लो कि ये B है, ठीक है, ऐसे कुछ कार्ड्स उठाए और क्या किया, pinned the cards एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन्ड द कार्ड्स टुगेदर ऑन अ वॉल। सबसे पहले क्या किया कि ऐसे एलिमेंट्स को सॉर्ट आउट किया जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, उन सबको साथ में लेके एक बोर्ड पर चिपका दिया, पिन कर दिया, ठीक है, उन सबको साथ में लेकर क्या किया कि बोर्ड पर चिपका दिया, पिन कर दिया, ओके। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो बेसिकली जब यार ये केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे, मतलब
अच्छा कुछ ना कुछ इनका बेस तो होगा ना, जिस बेसिस पे ये इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को बता रहे हैं कि ये दोनों सिमिलर हैं। हम ऐसे ही तो बोल नहीं देते। अगर दो लोग हैं हमने बोल दिया कि एक जैसे दिखते हैं, तो वो दिखते हैं टर्म आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि उनका जो चेहरा है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। सिमिलरली अगर मेंडलीव भाई साहब ने इस वाले एलिमेंट को और इस वाले एलिमेंट को साथ में पिन किया है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो कि सिमिलर होंगी, है कि नहीं? ग्रेट। तो देखते हैं वो क्या थी। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल प्रॉपर्टीज की मेंडलीव भाई साहब बात कर रहे थे, ठीक है, मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उन्होंने यार जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड्स बना रहे थे उस पर फोकस किया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों चूज किया, देखते हैं। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स विद मोस्ट एलिमेंट्स। देखो इनको क्या करना था, इनको एलिमेंट्स को अरेंज करना था, ठीक है, एक तरीके से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स उठाए, एक कार्ड पर लिख दिया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी। मान लो ये ए है, ये बी है ना, ये सी है। अब हो सकता है कि इस ए वाले की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इस सी वाले से मिलती जुलती हो, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में लिखा है ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन्ड द कार्ड्स टुगेदर ऑन अ वॉल। जिन दो कार्ड्स की प्रॉपर्टीज कहने के सिमिलर दिख रही थी उनको साथ में पिन कर दिया, ठीक, ग्रेट। अच्छा, अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको मद्देनजर रखते हुए, जिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए मेंडलीव जो है वो इन सारे कार्ड्स को पिन कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि यार ये देखो यहां पर लिखा है, एक सेकंड ये हटा दूं जरा मैं। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कंपाउंड बना रहे थे उस पर फोकस किया जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ में वो कंपाउंड्स बना लेते हैं, इसलिए उन्होंने इसको चूज किया। अब देखते जरा क्या क्या मेरिट्स थे, है ना। अब हम पहली बार देखने वाले मेरिट्स, अभी पहली बार देखने वाले, कुछ अच्छी चीज देखेंगे अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार का टेबल था। यहां पर आप देख सकते हो ऑक्साइड और हाइड्राइड्स लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसिडरेशन में लिया था केमिकल प्रॉपर्टीज के दौरान। कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट की गई है। यहां पर भी तुम एक चीज देख सकते हो यार, यहां पर भी तुम एक चीज देख सकते हो कि एलिमेंट्स जो प्लेस्ड है ना, एलिमेंट्स जो प्लेस्ड है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं प्लेस किए गए। देखो यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, है कि नहीं? तो यहां पर तुम देख सकते हो सीधी सी बात कि लिथियम का एटॉमिक मास कम है, ठीक है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन एंड सो ऑन, है कि नहीं, एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो यहां पर भी एटॉमिक मास के को मद्देनजर रखते हुए जो एलिमेंट्स कहने के प्लेस किए गए। कुछ इस प्रकार का वो टेबल दिखता था जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है अगेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे है, क्यों है, वो हम आगे समझते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरिट्स की, है ना। ये कैसी प्लेसमेंट की गई है वो समझते हैं जरा। In his periodic table, he left some blank spaces. These vacant spaces were left for including elements that were not discovered at that time. Basically यार इन्होंने काफी चतुराई के साथ में क्या किया, इन्होंने काफी चतुराई के साथ में कुछ जगहें जो हैं वो वेकेंट छोड़ दी, खाली छोड़ दी। क्यों छोड़ दी खाली? क्योंकि इन्हें पता था कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि डिस्कवर होंगे, वो एलिमेंट्स यहां पर आएंगे जो जगह मैंने छोड़ी है। और उनका जो स्पेकुलेशन था, जो उन्होंने सोचा था, वो सच निकला था। देखेंगे अब कैसे सच निकला था, लेकिन वो सच निकला था। न्यूलैंड साहब ने क्या किया था, उन्होंने बस मान लिया था कि बस 56 ही एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने चालाकी से ये बोला, ऑफ कोर्स दिमाग लगा कि ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, ठीक है। तो सोच समझ के बोला कि नहीं पुत्र मेरी बात सुनो, ये यहाँ पर 63 के 63 एलिमेंट्स हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इनका यह कहना था कि फ्यूचर में जाके और कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि डिस्कवर हो, जो कि वहां पर आएंगे जो जगहें मैंने खाली छोड़ी हैं। ओके, ऐसा हुआ। मेंडलीव could also predict the properties of these unknown elements. उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जबकि उन एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात की। कैसे बात की देखो जरा। मेंडलीव could also predict the properties of these unknown elements on the basis of the properties of the elements lying adjacent to these vacant spaces. बेसिकली सीन ऐसा था कि मान लो कि यहां पर जो है वो एक एलिमेंट प्लेस है ना, और यहां पर एक जगह खाली छोड़ दी है, ए एलिमेंट प्लेस है और यहां पर जगह खाली छोड़ दी है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा
कि यार जो फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा, है ना, उनका ये कहना था उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इस ए के सिमिलर होगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जगह यहां पर खाली छूटी है और वो है ए के पास में, है ना, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ए जैसे सिमिलर होंगी। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि यहां पर ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा यहां पर ये रहा, अच्छा, Mendeleev could also predict the properties of these unknown elements on the basis of the properties of the elements lying adjacent, उसके पास में जो थी, ठीक है, ग्रेट, adjacent to these vacant spaces he predicted the presence of 3 elements। उन्होंने यार कुल मिला के कुछ 3 एलिमेंट्स के प्रेजेंस के बारे में जो है वो उस टाइम बोला था, ये 3 एलिमेंट्स देखना आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है, जरूर आएंगे, और ऐसा हुआ। they were named as एका बोरॉन, है ना, they were named as एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ठीक है, ग्रेट, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन एंड एका एल्यूमिनियम। The properties of these 3 elements were similar to the actual elements discovered later. Eka boron was similar to scandium, Eka aluminium was similar to gallium, Eka silicon was similar to germanium। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो एका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये जो एका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और आगे बोरॉन लिखा है, इसके बाद एका एल्यूमिनियम लिखा है, ठीक है, एका सिलिकॉन लिखा है, तो एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन क्यों लिखा है? मतलब कोई और एलिमेंट का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन बोरॉन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्यों लिखा हुआ है? मतलब इसका कोई ऐसा एटॉमिक मास है उससे कोई तात्पर्य लेना देना नहीं है। मैं से तुमसे पूछ रहा हूं कि यार एका बोरॉन क्यों लिखा हुआ है? ऐसा क्या था, हिंट दे रहा हूं, ऐसा क्या था कि एका बोरॉन यहां पर लिखा है, एका एल्यूमिनियम ऐसा लिखा है, एका सिलिकॉन लिखा है? मुझे बताना नीचे कॉमेंट करके, ठीक है। अच्छा, अब जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि यहां पर, मतलब उन्होंने छोड़ दिया था नाम देखिए कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। अब फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो कि ये एका बोरॉन की जगह फिट हो सकता है वो यहां पर आ जाएगा, जो एका एल्यूमिनियम की जगह फिट हो सकता है वो यहां पर आ जाएगा, जो एका सिलिकॉन की जगह फिट हो सकता है वो यहां पर आ जाएगा, है ना। उन्होंने डबी नाम देके छोड़ दिए, फ्यूचर में जाके वो डिस्कवर हुए। क्या थे वो कुछ इस प्रकार थे कि एका बोरॉन वाज सिमिलर टू स्कैंडियम। फ्यूचर में जो आए, एका बोरॉन वाज सिमिलर टू स्कैंडियम, ठीक है। फिर एका एल्यूमिनियम वाज सिमिलर टू गैलियम, जो आगे जाके आए गैलियम। एका जो हमारा सिलिकॉन था, एका एल्यूमिनियम जो था, दैट वाज सिमिलर टू गैलियम। बेसिकली मुझे हटाने दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये अभी भी हिंट तुम्हारे सामने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एका बोरॉन वाज सिमिलर टू स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम वाज सिमिलर टू गैलियम एंड एका सिलिकॉन वाज सिमिलर टू जर्मेनियम। ठीक, ग्रेट। सबसे पहले इन्होंने बड़े ही शातिर दिमाग से सोच लिया था कि और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे फ्यूचर में। गलत बात, और एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जगह खाली छोड़ दी, है ना, जगहें जो थी वो कुछ खाली छोड़ दी। अब जो जगहें उन्होंने खाली छोड़ी थी उसके बेसिस पे उन्होंने ये भी बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, ठीक है। ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, जब वो उसके पास में थे, जिस एलिमेंट के पास में थे, जिस एलिमेंट के एडजस्ट में जगह छूटी हुई थी, उसके जैसी प्रॉपर्टीज होंगी। फ्यूचर में जाके बेसिकली उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ 3 जगह खाली छोड़ी थी। यहाँ पर ये देखो, लाइन टू दीज वेकेंट स्पेसेस ही प्रेडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ 3 एलिमेंट्स, है ना। अब फ्यूचर में और कैसे एलिमेंट्स आए, क्या है, वो हम आगे बात करेंगे, बट हाँ, ही प्रेडिक्टेड द एलिमेंट्स प्रेजेंस ऑफ 3 एलिमेंट्स, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। फ्यूचर में जाके आए वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एका बोरॉन जैसी थी, है ना, जिसकी प्रॉपर्टी एका एल्यूमिनियम जैसी थी और जिसकी प्रॉपर्टी एका सिलिकॉन जैसी थी, ठीक। तो काफी शातिर दिमाग के साथ में उन्होंने खेल खेला। खेल क्या खेला, मतलब यार इतनी अच्छी चीज उन्होंने प्रेडिक्ट की और वो सच भी हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। When noble gases were discovered later, they could be accommodated in the periodic table in the form of separate group without disturbing the positions of the other elements। उस टाइम पर यार ना नोबल गैस की बड़ी हवा चली थी, मतलब नोबल गैस का ना मतलब ऐसा बहुत ही हुआ सा था कि यार नोबल गैस इज द नेक्स्ट बिग थिंग। नोबल गैस जो है वो कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज है जो कि फ्यूचर में आने वाली है, जो कि कुछ तो ऐसा है नोबल गैस। जो नोबल गैस बाद में आई, ठीक है, नोबल गैसेस, ये देखो यहाँ पर, When noble gases were discovered later, जब बाद में नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया था, बड़ी ही आसानी से वो नोबल गैसेस इस पीरियोडिक टेबल के अंदर फिट हो गई थी विदाउट डिस्टर्बिंग दी पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स। यानी कि जो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई थी, ठीक है, वो इस टेबल के अंदर एक सेपरेट ग्रुप की तरह आराम से फिट हो गई विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। सोचो क्या खतरनाक चीज बना दिए थे मेंडलीव भाई साहब। एक और मेरिट है, मेरिट कुछ इस तरीके का है, he was able to correct the values of the atomic masses of elements like beryllium from 13.5 to 9। बेसिकली देखो यहाँ पर अगर तुम देखते हो तो उन्होंने बेरिलियम का मास कितना लिया है, ये देखो यहाँ पर
9.01 मान लो, ये देखो 9.012 लिखा हुआ है यहाँ पे। पहले तक क्या 13.5 माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने करेक्ट करके बताया नहीं, करेक्टेड मास ये है, दिस इज द करेक्टेड मास ऑफ बेरिलियम। समझे भाई को? तो उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के मासेस भी करेक्ट किए। फॉर एग्जांपल हमारा बेरिलियम हो गया, है कि नहीं? ही करेक्टेड इट फ्रॉम 13.5 टू 9। अच्छा, ही प्लेस दीज एलिमेंट्स गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द सिमिलरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स जो प्लेसमेंट की गई थी वो उनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट की गई थी। और लेट्स, अभी हमने बात कर ली है कुछ मेरिट्स की हमारे मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल की। अब हम बात करने वाले, जैसे कि हर चीज के प्रोज होते हैं, हर चीज के कॉन्स होते हैं, सिमिलरली मेंडलीव भाई साहब का जो पीरियोडिक टेबल था यार, ये दिखने में काफी अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन इसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ दिक्कतें थी, है कि नहीं? आगे बात करते क्या दिक्कतें थी, क्या दिक्कतें थी। वो दिक्कतें कुछ इस प्रकार की थी कि मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू हाइड्रोजन। बहुत विवादित है ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन जब से आया है लोगों की जिंदगी में, है ना, बहुत ही ऐसी उथल पुथल सी मचा दी है। इसके करेक्ट पोजीशन असाइन ही नहीं कर पाए। या हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी वो असाइन ही नहीं कर पाए। So basically Mendeleev could not assign a correct position to hydrogen in the periodic table as hydrogen resembles alkali metals as well as, अभी इसकी भी तो दिक्कत है ना यार हाइड्रोजन की, बेचारे लोग क्या करेंगे। It resembles alkali metals as well as halogens, सब चाहिए इसको। मेरे को सब आता है, एक्सपर्ट हूं मैं, कार्बन जैसी बात कर रहा है। तो बेसिकली मजाक दूर, मतलब मजाक साइड में, Mendeleev could not assign the correct position. Position of the isotopes could not be explained as they have different atomic masses. है आइसोटोप्स की तो पोजीशन वहां पर थी नहीं। हाइड्रोजन की जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, है ना, हाइड्रोजन के हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो पहली तीन जगह तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स ही घेर लेंगे। लेकिन क्या ऐसा था? क्या ऐसा था? देखो जरा, क्या ऐसा है? नहीं है। आइसोटोप्स की तो पोजीशन असाइन ही नहीं की गई। कहां है आइसोटोप्स? है कहां? तो वो नहीं हो पाया यार, वो नहीं हो पाया। पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऐसा स्पेसिफाई करके क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी अरेंजमेंट किया गया था वो सब एटॉमिक मास के बेस पे किया गया था। सारी चीजें इंटरलिंक्ड है यार, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, बस शब्दों पर फोकस किया करो। पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स कुड नॉट बी असाइन्ड एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस, है ना, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। क्यों नहीं की गई? की पाई गई, हाँ, क्यों? क्योंकि नहीं थी। कहाँ किया गया? नहीं किया गया ना। अब क्यों नहीं किया गया वो तो पता नहीं, उन्होंने, उनके दिमाग में ऐसा नहीं। अब वो सब कैसे पता करेंगे ना? अपने को ये पता है कि पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन एज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। आइसोटोप्स के जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। उनकी पोजीशन कहाँ होगी ये पता ही नहीं, है ना। ग्रेट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट एट सर्टेन प्लेसेस, है ना, कुछ जगहों पर एन एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक मास like cobalt has been placed before an element of lower atomic mass nickel. एलिमेंट्स को, कुछ एलिमेंट्स को जो है वो, कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उनको कम वाले के पहले प्लेस कर दिया। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल की बात हुई ना, ये देखो कोबाल्ट है यहाँ पर और निकल है यहाँ पर। कोबाल्ट के नीचे लिखा हुआ है 58.93 और निकल के नीचे लिखा गया है 58.71, ठीक है। कौन सा ज्यादा? ये ज्यादा है ना, लेकिन ये इसके पहले प्लेस्ड है। देखा जाए तो क्रम के अकॉर्डिंग है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग निकल पहला आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे, है ना, ये कुछ डीमेरिट्स थे इस पीरियोडिक टेबल के। इसके बाद आते हैं हेनरी मोज़ले, जिन्होंने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आज हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आज हम देखते हैं किताबों में, पुस्तकों में, अलग अलग जगहों पर। यही वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एक चीज यार, मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो काफी हद तक प्रॉम्प्ट था, बिल्कुल सही था, लेकिन वहां पर एक चीज जो है, मतलब कुछ डीमेरिट्स जो है वो हमने देखे कि थे। एक और चीज यार, वहां पर तुमने जितने भी एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात की वो सारे की सारी एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में बात की। इसका एटॉमिक मास इससे ज्यादा है, इसका एटॉमिक मास इससे ज्यादा था, फिर भी इसको आगे प्लेस कर दिया। एटॉमिक मास की बात हो रही थी, ठीक है, एटॉमिक मास की बात हो रही थी, ठीक। बट यहां पर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हेनरी मोज़ले साहब ने, अब वो प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा सा गलत हो जाता तो मुझे माफ कर देना, बट हेनरी साहब ने, ठीक है, हेनरी साहब ने जो है वो देखा इस चीज को कि यार एटॉमिक मास को लेकर ही क्यों एलिमेंट्स को प्लेस किया जा रहा है। कुछ और तरीका नहीं है, कुछ दूसरा तरीका नहीं है जिसको देख के हम जो है वो इन एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखोगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर कहीं ना कहीं अरेंज्ड हैं। देखते हैं, ठीक है, समझते हैं, ओके।
एक स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर्स। मुझे मेंडलीव साहब की आदत पड़ गई है। मेंडलीव वाले केस में यार यही सेम टू सेम स्टेटमेंट थी, बस इस नंबर की जगह पर लिखा हुआ था मासेस। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पर हम जितनी भी चीजों की बात कर रहे थे, हर चीज को हम एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे। यहां पर हम जब बात करने वाले हैं तो वी वुड बी टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, कैसे अरेंज है, क्यों अरेंज, हम सब कुछ देखेंगे, और क्या क्या और चीजें वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड एज पीरियड्स। यार यहां पर 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम बुलाते हैं पीरियड्स। ठीक है, ये देखो, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6th, 7th। ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम बुलाते हैं क्या, जिन्हें हम बुलाते हैं पीरियड। हमेशा यार ये चीज कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि रोज क्या होती हैं, है ना, कॉलम्स क्या होते हैं। तो ये चीज यार अभी बिल्कुल कंठस्थ दिमाग में बिठा लो, क्योंकि रोज और कॉलम्स के बेसिस पर ही आगे की चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स के बेस पर ही आगे की चीजें चलने वाली हैं। तो कॉलम, तुमने सुना है कि इस घर के अभी कॉलम बन रहे हैं। कॉलम कैसे सीधे होते हैं ना, तो कॉलम्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक, रोज ऐसी होती है। ओके, तो बेसिकली हमने देख लिया कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, है कि नहीं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, और 18 कॉलम्स हैं। 18 कॉलम्स, ऐसे 18 कॉलम्स है जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक, दिखाता हूं मैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओहो क्या बात है, हमें काउंटिंग आ गई। ठीक, 18 कॉलम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। बिल्कुल ध्यान रखना यार, ग्रुप्स और पीरियड्स में प्लीज कंफ्यूज मत होना। 18 कॉलम्स जिसे हम कहते हैं ग्रुप, बेसिकली 7 रोज, मतलब कि 7 पीरियड्स। ठीक है, ओके, ऑलराइट, बात कर ली हमने। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर, पोजीशन कैसी है, प्लेसमेंट कैसी है। ठीक, ओके, चलते हैं। अब देखो जरा, जो पहला पीरियड होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड एज इट ओनली हैज 2 एलिमेंट्स। अब जरा हम लोग खेलने वाले हैं इस पीरियोडिक टेबल के साथ में। ऐसा लिखा गया था कि फर्स्ट पीरियड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड। क्यों? क्योंकि पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। भैया इतना चिल्लाते क्यों बीच में? मैंने कहा आदत पड़ गई यार, सब फील के साथ में पढ़ने में मजा आता है। ठीक, पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स है, इसलिए इसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। देखते जरा पहला पीरियड, ये रहा तुम्हारा पहला पीरियड, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है। समझ रहे हो वाइफ को? फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पीरियड बिकॉज इट ओनली हैज 2 एलिमेंट्स। ओहो क्या बात है, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है इसको। हाँ ठीक है मैं पीरियड हूं, मैं ग्रुप हूं। सेकेंड पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड एज इट ओनली हैज 8 एलिमेंट्स। अच्छा, पहले वाले को शॉर्टेस्ट कहा गया, दूसरे वाले को थोड़ी सी इज्जत दे दी गई कि तू शॉर्ट है। ठीक है, तू शॉर्ट है, इट इज अ शॉर्ट पीरियड। कैसे? देखो जरा, दूसरे पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि दूसरे पीरियड में जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं। ये देखो, ओके, ये रहा दूसरा पीरियड। ठीक है, ध्यान से देखना, दिस इज द सेकंड पीरियड। ध्यान से देखना, बिल्कुल नजरें गड़ा के देखना। ठीक, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ओह सही लिखा था, गलत नहीं लिखा था, सही लिखा था कि दूसरे एलिमेंट को, दूसरे पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि यहां पर सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा भैया, क्या तीसरे पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाएगा? क्योंकि तीसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। देखो जरा, तीसरे पीरियड पे आ जाओ, ये रहा तीसरा पीरियड है, ये रहा तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाएगा क्या? एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। जैसे ये ऊपर वाली जो रो थी, सिमिलरली नीचे वाली रो है। तो हाँ, तीसरे पीरियड को भी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी आपको देखने को मिलते हैं 8 एलिमेंट्स। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड एज इट ओनली हैज 18 एलिमेंट्स। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है, इस फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। क्यों? क्योंकि यहां पर 18 एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर 18 एलिमेंट्स होते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ पीरियड और ये रहा हमारा फिफ्थ पीरियड। ध्यान से देखना कैसे, नजरें गड़ा के।
ठीक, नजरें गड़ा के। फोर्थ पीरियड, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th, हो गए 18 एलिमेंट। ठीक है, तो बात कर ली फोर्थ पीरियड की, कितने एलिमेंट्स थे? 18 एलिमेंट्स थे। अच्छा, फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं। फिफ्थ पीरियड की भी सेम कहानी है, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th। फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। भैया सिक्स्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे? मैं बताता हूं ऐसे कैसे। ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ पीरियड की बात हमारी क्लियर हो गई है ना? फिफ्थ और फोर्थ पीरियड की हमारी बात क्लियर हो गई। अब देखो जरा, सिक्स्थ पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड एज इट हैज ओनली 32, ओनली बेसिकली वो चेक जैसी बात हो गई। दिस इज द सम ऑफ रुपीज 1,25,04,065 ओनली। ओनली, ठीक है। अच्छा, सिक्स पीरियड इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड एज इट ओनली हैज बेसिकली 32 एलिमेंट्स। अब इसमें 32 एलिमेंट्स कैसे? हमने तो देखा कि जैसा फोर्थ पीरियड था, जैसे फिफ्थ पीरियड था, वैसे सिक्स पीरियड है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना, यहां पर जो नंबरिंग की गई है, एक सेकेंड, यहां पर जो नंबरिंग की गई है वो कुछ इस प्रकार की गई है, वो कुछ इस प्रकार की गई है। ये रहा हमारा सिक्स पीरियड, ठीक है, ये रहा हमारा सिक्स पीरियड। ओके, ग्रेट। अब ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 55, है ना, यहां पर प्लेस्ड है। ये जो हमारा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 56, यहां पर प्लेस्ड है। ये जो हमारा एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 57, यहां पर प्लेस्ड है। ठीक है, यहां तक सब सही चल रहा था, यहां तक सब सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद में तुम देखोगे यार, इसके बाद में तुम देखोगे कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है। 58, 59, 60, 61, 58 से लेकर तो 71 तक के एलिमेंट्स गए कहां गए? नहीं, कहां गए? टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश तो नहीं होगा ना, वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं तो होंगे। वो एलिमेंट्स यार, तो बेसिकली जो काउंटिंग होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। जब हम सिक्स पीरियड की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसके बाद हम सीधा जंप कर जाते हैं यहां पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 55 यहां पर है, ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 56 यहां पर है, ये जो एलिमेंट इसका एटॉमिक नंबर 57 यहां पर है। अब कायदे से इसके बाद में ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर 58 होगा, वो यहां पर है। ठीक है, वो यहां पर है। ये पूरी लाइन जो है वो एक्चुअली यहां पर होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर है। वो क्यों ऐसा होता है वो हम बाद में पढ़ते हैं कभी, बट वो यहां पर है। ठीक है, तो 55, 56, 57, फिर यहां से 58, 59, 60, 61 ऐसा एटॉमिक नंबर चालू हो गया। अब हमको देखना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, फिर हम नीचे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। चौथा एलिमेंट, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, है ना। यहां तक 17 एलिमेंट्स हमारे पूरे हो गए। अब ये लास्ट यहां पर जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 71। इसका ये मतलब है कि इसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे उस एलिमेंट से जिसका एटॉमिक नंबर होगा 72। ये रहा, है ना। 17 में हमने खत्म किया था, 17 में हमने खत्म किया था। ये हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32। खत्म बात। क्यों कहा जाता है इसे लॉन्गेस्ट पीरियड? इसे लॉन्गेस्ट पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होते हैं 32 एलिमेंट्स। दिखने में तुम्हें सिर्फ 16 दिख रहे होंगे, लेकिन अगर बारीकी से देखोगे तो ये जो पीरियड है ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। ये पीरियड पहले हम यहां पर इतना काउंट करते हैं, उसके बाद फिर यहां पर आ जाते हैं, ये पूरी लाइन काउंट करते हैं, और फिर वापस से यहां पर आके ये पूरा काउंट करते हैं। ठीक, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तुम एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। चीज बहुत आसान है, हो सकता है कि शायद नंबर्स के चक्कर में तुम कंफ्यूज हो गए हो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या था, हमारे सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर हम स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 1, 2, 3। इसके बाद हमें काउंट यहां से करना चाहिए था, लेकिन हम यहां से नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो एलिमेंट उसके बाद में है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है, और ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 57। तो 58 से लेकर 71 वाले एलिमेंट्स कहां गए? वो एलिमेंट्स यहां पर मिलते हैं। तो हम इन तीनों को काउंट करने के बाद में इन सबको काउंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहां पर आ जाते हैं। भाई समझ रहे हो? ठीक है, ग्रेट। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे सिक्स पीरियड की बात हो गई। अब सेवेंथ पीरियड की बात करते हैं। तो सेवेंथ पीरियड जो है उसे हम इनकम्प्लीट पीरियड बुलाते हैं। ठीक है, सेवेंथ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड बुलाते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल, है ना, जैसे कि हमने अभी देखा था। और हमने बात कर ली पहले पीरियड की, दूसरे पीरियड की, फिर शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, उसके बाद एक शॉर्ट पीरियड, फिर लॉन्ग पीरियड, है ना, फिर लॉन्गेस्ट पीरियड, है कि नहीं? ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जैसे यार सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड्स आते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर कुछ ट्रेंड्स आते हैं, सिमिलरली यार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ ट्रेंड्स होते हैं। ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो कि एलिमेंट वाइज फॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे कि यार वैलेंसी का ट्रेंड है एक, है ना, हम बात करेंगे वैलेंसी के ट्रेंड की, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। इन दोनों को बहुत सारे लोग सेम समझ लेते हैं। कुछ हद तक तुम कह सकते हो कि कुछ हद तक सेम लगते हैं, बट एक्चुअली जब तुम देखोगे ना तो डिफरेंस तुमको समझ में आएगा, ठीक। एटॉमिक साइज की हम लोग बात करने वाले हैं, और फिर हम बात करने वाले हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। समझ लो ना भाई को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वैलेंसी के साथ में, है ना, या फिर देखते हैं क्या है। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में स्टार्ट करते हैं, फिर वैलेंसी बचाएंगे, चलो वो आसान रहेगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। The elements in the first group have one valence electron। अच्छा, अभी तक हमको ये समझ में आ गया ग्रुप कौन सा होता है और पीरियड कौन सा होता है ना। मैं वापस एक बार तुमको मार्क करके बता रहा हूं, वापस तुमको एक बार मार्क करके बता रहा हूं। ये ग्रुप है, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज दी फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा यार, ये माफ करना, मेरे बाल जो है ना वो आज सेट नहीं हुए, मैंने ट्राई बहुत किया था बट वो नहीं हुए, तो छोड़ो अभी, ठीक है, हम इधर ध्यान देते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, तो फर्स्ट पीरियड कौन सा होगा, फर्स्ट पीरियड होगा ये वाला, है कि नहीं, ये फर्स्ट पीरियड है। अब पहले पीरियड में हमको पता है कि सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ग्रेट। अच्छा, तो हम वापस आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ था, लिखा था कि पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बेसिकली एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। देख लो जरा, हाइड्रोजन, क्या हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी 1 होता है। तो बेसिकली अब जब सब कुछ इसके पास 1 है तो इसके वैलेंस शेल में यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, यहां तक तुमको समझ में आ गया। बात करते हैं लिथियम की, है ना। लिथियम भी ग्रुप में जो है वो सेकंड नंबर पर आ रहा है ना। इस ग्रुप की बात कर रहे हैं ना हम लोग, मैं तुमको एक एरो बना के दिखा देता हूं, यहाँ पर ये वाले ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां से हम लोग नीचे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बात ये हुई है, अभी नीचे ऐसा लिखा था कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, है ना, यानी कि ये सारे ये इन सब के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब के केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 1। देखते हैं कैसे, है ना, समझते हैं। हाइड्रोजन के केस में चलो हमने मान लिया होता है। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1। ओहो, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अच्छा, इतने में हम खुश नहीं हुए, हम सोडियम की बात करते हैं, ठीक है। सोडियम पे आ जाओ, Na, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 1। ओहो, क्या बात है। इस केस में भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बात क्या है, सच है ना, ये बात क्या है, सच है। अच्छा भैया क्या इसका ये मतलब है कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, है ना, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, उनके केस में यार 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देख लेते हैं, बात करते हैं बेरिलियम की, है ना। ये रहा बेरिलियम का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है 4, है कि नहीं, वो होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। हाँ या ना, हाँ बिल्कुल सही। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, बिल्कुल है। ओके, सो अभी हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली थी अभी कि यार जो हमारे एलिमेंट्स पहले ग्रुप में होते हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट पहले ग्रुप में होते हैं उसमें होते हैं एक इलेक्ट्रॉन्स, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। अच्छा, जो एलिमेंट्स दूसरे ग्रुप में होते हैं यार, सेकंड ग्रुप में, सीधी सी बात है भैया कि उसके अंदर जो है वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे यार, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वही बारी है, हमने देख भी लिया था, बेरिलियम के केस में देख लिया, मैग्नीशियम के केस में देख लिया। अच्छा, अभी और जरा डिटेल में आगे बात करते हैं। आगे डिटेल में हमें क्या बात करनी है, देखो जरा। The elements in the second group have 2 valence electrons। क्या अभी हमने यही बात की थी, कि the elements in the second group will have 2 valence electrons। जी हाँ, हमने यही बात की थी और यही बात हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, the elements in the 13th group have
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। भैया तीसरा ग्रुप कहां गया, भैया चौथा ग्रुप कहां गया? ठीक, तो देखो जरा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कुछ ऐसी है कि यार यहां पर हम लोग यहां से लेकर तो यहां तक की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। ये बीच का जो पूरा पोर्शन है, ठीक है, ये बीच का जो पूरा पोर्शन है, हम इसकी बातें क्लास 10th में करते ही नहीं है, ठीक है। हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, दूसरे ग्रुप की बात करते हैं और फिर सीधा बात करते हैं 13th ग्रुप की, ठीक है। आपको यार मैं एक अगर ट्रिक बताऊं तो 13th को अपने 3 जैसा ट्रीट करना है, ठीक है। 13th को अपने 3 जैसा ट्रीट करना है, 14th को 4 जैसा ट्रीट करना है एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि यहां पर यार ये जो बीच का जितना पोर्शन है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और फिर हम सीधा बात करते हैं 13th ग्रुप की, ठीक है। फिर हम सीधा बात करते हैं 13th ग्रुप की, भाई समझ रहे हो। उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? अच्छा उसके बाद तो आसान है यार भैया, उसके बाद आ जाएगा 14th ग्रुप, उसके बाद कौन सा ग्रुप आएगा? 15th ग्रुप, उसके बाद कौन सा आएगा? 16th ग्रुप, उसके बाद कौन सा आएगा? 17th ग्रुप और उसके बाद कौन सा आएगा? 18th ग्रुप। बात खत्म, ठीक, बात खत्म है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसे हम ग्रुप्स देखते हैं। अच्छा अब देखो जरा, अब देखो, जैसे कि हमने बात की कि फर्स्ट ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, ठीक। सेकेंड ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, है कि नहीं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा अब जब मैं बात कर रहा हूं 13th ग्रुप की, चूंकि यहां पर मैं 3rd, 4th, 5th ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 13th ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो 13 के केस में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 13 ग्रुप के केस में होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। भाई समझ रहे हो ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अगर मैं 14 ग्रुप की, अच्छा देख लेते हैं ना, एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ भी बात हम हवा में नहीं करेंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। 13th ग्रुप देखो जरा, यहाँ पर 13th ग्रुप जो है ऐसा है, 13th ग्रुप जो है वो कुछ इस प्रकार है यहाँ पर, जिसमें एल्यूमिनियम भी आता है। एक काम करते हैं, एल्यूमिनियम को देखते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 283, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा बीच में लिख देते हैं, ठीक है, बीच में लिख देते हैं 283, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जरा, 13th ग्रुप में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में? 13th ग्रुप में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। अच्छा ग्रेट। बोरॉन की बात कर लो, है बोरॉन की बात कर लो, कितना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या होगा? बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 3 है। बात खत्म। अच्छा ठीक है, इतनी बात हमने कर ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बातें कर ली। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। ओहो ये क्या बात करती, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और नीचे लिखा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। अब जो चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, ठीक है, अब जो चीज मैं तुमको बताने वाला हूं वो चीज देख के तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखना जरा हम क्या करने वाले हैं, बस ध्यान से देखना तुम, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। भैया ये क्या लिखा है? मैंने कहा मैंने 1 2 3 4 लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 लिखा है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अगर तुम थोड़ा सा बारीकी से देखते हो, ध्यान लगाकर देखते हो, ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहे हैं हर रो में, है ना, हर रो में, तो क्या मेरे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं? 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट इसमें देख लो, 1 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट ऐसे तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसे लेफ्ट टू राइट काउंटिंग कर रहा हूं तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे काउंट करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर से नीचे काउंट करता हूं तो इस पहले कॉलम में देखो, इस पहले कॉलम में क्या सारे के सारे नंबर्स 1 है? हाँ भैया बिल्कुल 1 है। अच्छा दूसरे कॉलम में आओ, क्या इस दूसरे कॉलम में सारे के सारे नंबर्स 2 हैं? हाँ भैया बिल्कुल है। क्या इस तीसरे कॉलम में सारे के सारे नंबर्स 3 हैं? बिल्कुल है। क्या इस चौथे कॉलम में सारे के सारे नंबर्स 4 हैं? यानी कि बात यह है कि पहले कॉलम में सारे नंबर्स 1 थे, दूसरे कॉलम में सारे नंबर्स 2 थे, तीसरे कॉलम में सारे नंबर्स 3 थे और चौथे कॉलम में सारे नंबर 4 थे। बट जब हम हर रो में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो 1 2 3 4, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहा था। सिमिलरली अब जरा पीछे आ जाओ, अब जरा पीछे आ जाओ, इस पहले ग्रुप को देखो, है ना, इस पहले ग्रुप को देखो, है ना। जब मैं पहले ग्रुप की बात कर रहा हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि मैं पहले कॉलम की बात कर रहा हूं, है ना, मैं पहले कॉलम की बात कर रहा हूं। अच्छा अब ध्यान से देखना,
क्या इस पहले कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक हैं? है कि नहीं? देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। सबके केस में, हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। लिथियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 1 होगा। सोडियम के केस में भी 1 होगा, हाँ। पोटेशियम के केस में भी 1 होगा। तो एक चीज नोटिस करो कि इस कॉलम में, ठीक है, इस वाले कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है, ठीक है। अच्छा, पहले कॉलम में समझ में आ गया। अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं। हटाओ इसको। दूसरे कॉलम को देखो। क्या दूसरे कॉलम में या फिर दूसरे ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं? देखो जरा, बेरिलियम की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। ओहो, 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12, है ना। इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 12, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2,8, ये रहा 2, ठीक है। इसका ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि सेकेंड ग्रुप में, अब यहां से मैं हटाता हूं, सेकेंड ग्रुप में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। सबके केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, ठीक, 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 थे, यहां पर कितने हैं? 2। अच्छा, ये बीच की बात हम करते नहीं है। 13 पे आ जाओ, है ना, 13 पे आ जाओ। इस केस में देखो, क्या सभी के सभी इस वाले 13 ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट्स के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल 3 रहेंगे। क्या इस केस में सारे के सारे एलिमेंट्स में 4 रहेंगे? बिल्कुल 4 रहेंगे। इस केस में सब में 5 रहेंगे, इस केस में सब में 6 रहेंगे। एक चीज नोटिस करो, जब तुम पहले ग्रुप की बात कर रहे हो, है ना, सब में 1 था, है ना, तो लिख देता हूं यहां पर 1 1 1 1 1, ठीक है। फिर जब हम दूसरे ग्रुप की बात कर रहे थे तो सब में कितना था? 2 2 2 2 2, मतलब पता नहीं कितने एलिमेंट्स हैं, मैं बस रैंडमली लिख रहा हूं, ठीक है, कि 2 2 2 2 थे। 13 ग्रुप में आओ, 13 ग्रुप में सबके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में। 14 ग्रुप में सबके पास में कितने थे? यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, सबके पास 4 थे। अब जरा एक चीज देखो कि हर ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं? सेम है। यानी कि ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं ग्रुप के अंदर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? सेम है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि जब हम पीरियड की बात करेंगे, देखो जरा, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड के केस में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। पहले ग्रुप में सबके पास 1 थे, लेकिन अब दूसरे ग्रुप में सबके पास 2 हो गए, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। बस इतना ही कहना है। ये चीज अगर याद रह गई तुमको तो तुमको ये चीज बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं इस चीज से, ठीक है। यही चीज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन अ ग्रुप सेम रहते हैं, लेकिन लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर इंक्रीज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं वैलेंसी की, इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। देखो, वैलेंसी रिमेन सेम फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। टॉप टू बॉटम, है ना, टॉप टू बॉटम, यानी कि जब हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं या फिर जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो क्या होता है? वैलेंसी रिमेन्स सेम, सेम वैलेंसी होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है। भैया ये चमत्कार कैसे हुआ? देखते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, समझो यहां पर मैं पहले ग्रुप के एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। पहले ग्रुप में लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। तुम किसी का भी लोगे, आंसर तुम्हारा 1 ही आना है, ओके। 2 8 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी ना, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर अपने पास से हटा के नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर सकता है। सोडियम की वैलेंसी 1 होगी, हाँ जी। सिमिलरली लिथियम की भी 1 होगी, ठीक है, लिथियम की भी 1 होगी। पोटेशियम की भी 1 ही होती है कि नहीं? पोटेशियम की भी 1 ही होती है। अच्छा, ओके। तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हमारी वैलेंसी कैसी है? सेम है, ठीक है। हमारी वैलेंसी जो है वो सेम है। अच्छा, अभी जरा सेकंड ग्रुप में आओ। क्या सेकंड ग्रुप में सभी की जो वैलेंसी होगी, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा अभी, वैलेंसी कैसे देखते हैं हम?
सभी की जो वैलेंसी है वो कितनी होगी, 2 हो जाएगी। कैसे, बेरिलियम की जब मैं बात करता हूं, इसका एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, बिल्कुल, इसकी वैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। अगेन अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। इसका मतलब है कि सेकंड ग्रुप में सबकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, अभी यहां पर तो हम बात करेंगे नहीं इसकी। 13 ग्रुप में आ जाओ, ठीक, 13 ग्रुप में आ जाओ। 13 ग्रुप में क्या होगा, बोरॉन, बोरॉन की बात करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ वैलेंसी की बात कर रहे हैं ना अभी, तो अभी बोरॉन की बात करते हैं। चलो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, तो इस बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,3, ठीक है। अच्छा, तो बोरॉन भी अगेन अपने अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, अगर बोरॉन अपने इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, ठीक, ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, ठीक है। बोरॉन की वैलेंसी हो गई 3, ओके। और यहां पर इस केस में सबकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, लिख देता हूं यहां पर मैं, 3 होती है, ठीक है, ग्रेट। अभी तक हम देख रहे हैं कि वैलेंसी बढ़ती आ रही है। पहले ग्रुप में सबकी 1 थी, दूसरे ग्रुप में सबकी 2 हुई, 13 ग्रुप में सबकी 3 हुई। अब 14 ग्रुप की बात करते हैं, ठीक, अभी बात करते हैं 14 ग्रुप की। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन को हमको पता है यार, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, लास्ट चैप्टर हमने वही पढ़ा था। कार्बन के केस में 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वैलेंसी हो जाएगी 4, ठीक है, वैलेंसी हो जाएगी 4, ओके। अच्छा, ठीक, तो 14 ग्रुप में, ठीक है, 14 ग्रुप में वैलेंसी कितनी है सबकी, वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है 4। तुम देखोगे यहां पर सिलिकॉन का देखोगे 2, 8, 4, 4 अगेन 4 वैलेंसी है, राइट, ग्रेट। अब आएगा मजा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि ग्रुप वाइज जो है वो वैलेंसी बढ़ते आ रही है, ठीक है। वैलेंसी पहले वाले ग्रुप के लिए 1 थी, फिर दूसरे ग्रुप के लिए 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हो गई। अब हमने क्या देखा था कि जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हाँ यार, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो पहले वैलेंसी बढ़ती है। अभी इस केस में कितनी वैलेंसी बढ़ गई ना, यहां पर 1 थी, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 3 हो गई, यहां पर 4 हो गई। अब वैलेंसी कम होगी, अब वैलेंसी कम होगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, अब 4 से ऊपर वैलेंसी नहीं जाने वाली, अब 4 से नीचे आएगी वापस से। देखो जरा कैसे। अब तुम आ जाओ 15th ग्रुप पे, है ना, 15th ग्रुप पे आ जाओ, ओके। अब मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं, N, एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। अब मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा या फिर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहेगा? ऑफ कोर्स 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा, वो इसके लिए ज्यादा आसान है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। सिमिलरली यहां पर जब तुम फास्फोरस की बात करोगे तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि अभी हम जो इतना उड़ते उड़ते आए थे कि पहले ग्रुप में सबकी 1, दूसरे ग्रुप में सबकी 2, 13 ग्रुप में सबकी 3, 14 ग्रुप में सबकी 4, लेकिन अब क्या होगा, 15 ग्रुप में वापस से सबकी 3, 16 ग्रुप में वापस से सबकी 2 हो जाएगी, 17 में अगेन सबकी 1 हो जाएगी। ठीक है कि नहीं भाई, बारी है, समझे भाई को। देखो अगर तुम अभी भी अगर तुम ऊपर से नीचे देखोगे तो पहले ग्रुप में क्या सबकी वैलेंसी 1 है, हाँ 1 है। दूसरे ग्रुप में क्या सबकी वैलेंसी 2 है, हाँ 2 है। तीसरे ग्रुप में 13 ग्रुप में क्या सबकी वैलेंसी 3 है, 3 है। 14 ग्रुप में सबकी वैलेंसी 4 है, 4 है। यहां से ऊपर से नीचे तक देखो सबकी वैलेंसी 4 है। 15 ग्रुप में सबकी वैलेंसी 3 है। ऊपर से नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो चेंज आएगा, ठीक है। अगेन ऊपर से नीचे कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पे चेंज आया, ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पे चेंज आया। यानी कि जब मैं बोरॉन की बात करूंगा, है ना, देखो लेफ्ट टू राइट जाते चलो, है ना, बोरॉन की बात करते हैं और कार्बन की बात करते हैं। लेफ्ट टू राइट अगर मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं ना, अगर मैं बोरॉन और कार्बन की बात कर रहा हूं, बोरॉन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे, अगर मैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करता हूं, ठीक है, चलो देखो बहुत अच्छा एग्जांपल आया। मैं तुम्हारे सामने बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात करता हूं, जो कि एक ग्रुप में है, जो कि है 13 ग्रुप, ठीक है, देख लो एक ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बात करने वाले इन दोनों की हम लोग। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। दोनों के केस में वैलेंसी 3, ठीक है, दोनों एक ग्रुप में है, हाँ ठीक है, चेक, सही है। अब देखो जरा, अब देखो, अब मैं बात करने वाला लेफ्ट टू राइट, यानी कि अब मैं बोरॉन और कार्बन की बात करता हूं, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है ना। अच्छा, बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, कार्बन के केस में 2,4। बोरॉन की वैलेंसी कितनी हुई, 3, कार्बन की 4। बोरॉन लेफ्ट में, कार्बन राइट में, बोरॉन की कम,
कार्बन की ज्यादा। तो अभी तक हमने बात कर ली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, अभी तक हमने बात कर ली है वैलेंसी की। अब हम बात कर रहे हैं वैलेंसी, वैलेंसी जो तुम बोलो, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्बिट्स की। ये ऑर्बिट्स क्या होते हैं, बेसिकली क्या ट्रेंड फॉलो होता है वो समझ लेते हैं पहले। द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड हैव वन ऑर्बिट। द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड हैव वन ऑर्बिट। ये रहा पहला पीरियड आपका, ठीक है, ये रहा आपका पहला पीरियड, ठीक है। अच्छा, तो पहले पीरियड के एलिमेंट्स में होते हैं एक ऑर्बिट। अच्छा ठीक है, तो मैं काम करता हूं यार, मैं यहां पर बना देता हूं ये एक ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा क्या है, आलू बन गया है, तो एक ऑर्बिट, ठीक है, ठीक है, छोड़ो आलू ही रहने दो। एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड हैव टू ऑर्बिट्स, यानी कि ये जो दूसरा पीरियड है, ठीक है, ये जो दूसरा पीरियड है, ये दूसरे पीरियड के सारे एलिमेंट्स में दो ऑर्बिट्स होते हैं। तो मैंने एक काम किया कि दूसरे पीरियड के सामने एक एरो बना दिया और ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना दिया। अच्छा ठीक है, वो जगह कम है तो मैं एरो बना बना के तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है, ग्रेट। अभी लिखा हुआ है द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड हैव थ्री ऑर्बिट्स। तो ये रहा तीसरा पीरियड, ये हमारा पूरा तीसरा पीरियड होता है, ठीक है, दिस इज आवर थर्ड पीरियड। इस थर्ड पीरियड में सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये थर्ड पीरियड के जितने भी, अभी मैं ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ पीरियड की बात कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड पीरियड में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, तीन ऑर्बिट्स होते हैं। तो यहां पर मैंने एक एरो बना दिया ये थर्ड पीरियड के लिए, ठीक है, ये एक ऑर्बिट, दूसरा, ठीक है, तीसरा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो पहला पीरियड है ना, ये जो पहला पीरियड है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इस पहले पीरियड के एलिमेंट्स में है, दोनों में एक एक ऑर्बिट है, ठीक, ग्रेट, इसमें भी और इसमें एक ऑर्बिट, ठीक। अच्छा दूसरे पीरियड में, ठीक है, दूसरे पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बेसिकली दूसरे पीरियड में यार देखो तो, अगर थोड़ा सा मैं बना दूं, मान लो ये सेकंड पीरियड है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड है, ओके। सेकंड पीरियड में सभी एलिमेंट्स के पास में कितने ऑर्बिट्स हैं, दो ऑर्बिट्स। अब अगर मैं तीसरे पीरियड का ड्रॉ करता हूं तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कुछ है। अब जरा एक चीज नोटिस करो कि अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखते हो, लेफ्ट टू राइट देखते हो हर रो में, अगर तुम लेफ्ट टू राइट देखते हो हर रो में, तो पहले वाले में पहली वाली रो में कितने ऑर्बिट्स हैं, एक ऑर्बिट है। दूसरी वाली रो में कितने ऑर्बिट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के दो ऑर्बिट्स हैं। एक ऑर्बिट था पहले वाले में और दूसरे वाले में दो ऑर्बिट्स हैं। तीसरे वाले में सब में तीन ऑर्बिट्स है। लेकिन अगर तुम डाउन द ग्रुप आते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, तो पहले एलिमेंट के पास एक, दूसरे के पास दो, तीसरे एलिमेंट के पास में तीन, यानी कि जो ऑर्बिट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट तो सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम कैसे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिट्स लेफ्ट टू राइट तो सेम है, लेकिन टॉप टू बॉटम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखो जरा, अभी इसमें भी तुमको मैं एक चीज बताऊंगा, ठीक है। क्या देखा हमने कि एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड हैव वन ऑर्बिट, सभी के पास में एक ऑर्बिट था, सभी के पास में एक ऑर्बिट था, तो मैंने एक बना दिया। सेकंड के केस में सभी के पास में दो ऑर्बिट्स तो मैंने दो बना दिए, है ना। थर्ड की केस में सभी के पास में तीन ऑर्बिट्स तो मैंने तीन बना दिए। अब जरा एक चीज नोटिस करो कि अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट टू राइट सबके पास में एक एक होंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट सबके पास में दो होंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट सबके पास में तीन होंगे, है ना। तो पहली रो में सबके पास में एक है, दूसरे में सबके पास में दो है, तीसरे में सबके पास में तीन है, ठीक है, तीसरे में सबके पास में तीन है। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर देखते हो तो 1 2 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका क्या सेंस क्या है ये बात करने का, वो भी मैं समझाता हूं तुमको। देखो सेंस ये बनता है द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। देखो यहां पर जो एटॉमिक साइज है वो ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है ना। जो एटॉमिक साइज है, ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो ऊपर से नीचे यार बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। As the number of orbit increases but decreases from left to right as the effective nuclear charge increases। देखो जरा, है ना, अभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये पीरियोडिक टेबल तुमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बात करने वाला हूं इन दोनों की, सोडियम की और पोटेशियम की, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 281 है कि नहीं, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 281 हो गया, सोडियम 11 है। अच्छा ठीक है, अमेजिंग। अभी हम बात करने वाले हैं पोटेशियम की, ठीक है, ओके। सो बेसिकली पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 के पोटेशियम, 2 8 8 एंड 1 है कि नहीं,
दोनों के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दोनों के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही है। लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनना कि सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप में है, लेकिन अलग अलग पीरियड्स में है कि नहीं? ग्रुप एक है ये वाला, लेकिन पीरियड्स अलग अलग हैं, है कि नहीं? पीरियड्स अलग अलग हैं। अब देखो जरा, है ना, तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है? अब सोडियम के केस में यहां पर ये जितने भी यहां पर हमारे क्या बोल सकते हैं एलिमेंट्स हैं, है ना, उन सब में सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। फिर भी यहां पर एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों कर रहा है? एटॉमिक साइज इसलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमने देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ठीक है? लेफ्ट टू राइट हमने देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ऑर्बिट नहीं बढ़ रहे हैं। सो सीन क्या है? सीन कुछ ऐसा है, सिंपल सा सीन है कि लेफ्ट टू राइट जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है ना? क्यों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, बढ़ते जाते हैं, है कि नहीं? हमने देखा था ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन ऑर्बिट जो है वो सेम रहते हैं। तो तुम सोचो कि सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है? ऑर्बिट सेम है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज समझो, अगर एक बस के अंदर 2 लोग बैठे हैं वर्सेस एक बस के अंदर 50 लोग बैठे हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ किसमें होगी? 50 वाले में। सिमिलरली यार, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर एक ऑर्बिट में 18-25 इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल ले लो ना, मानने में क्या जा रहा है? ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां पड़ेगा? 25 वाले केस में। क्यों? इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचना चाहेगा, अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा। तो इसलिए यार लेफ्ट टू राइट जो है, और दूसरी बात है कि साइज बड़ा नहीं हो रहा। अगर साइज बड़ा हो रहा होता तो न्यूक्लियस को दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने में, ठीक है? बट यहां पर साइज बड़ा नहीं हो रहा, साइज उतना ही है ना? साइज उतना है, आप उतने में ही और इलेक्ट्रॉन्स डाले जा रहे हो, ठीक है? तो क्या होता है कि साइज कम होते जाता है, आई मीन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उतनी है, तो साइज कम होते जाता है। वही अब तुमको चीज और आसानी से समझ में आएगी। ग्रुप के केस में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप के केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखा था ना हमने, 1 था, फिर 2 हो गए थे, फिर 3 हो गए थे, फिर 4 हो गए थे, ठीक है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। सोडियम के केस में भी 1 था, पोटेशियम के केस में भी 1 ही है। इसका क्या मतलब है कि बस जो है वो बड़ी होते जा रही है लेकिन पैसेंजर सिर्फ 1 है। बस बड़ी होते जा रही है लेकिन पैसेंजर सिर्फ 1 है। यहां पर देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? उतने ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? उतने ही हैं। तो देखो जरा यहां पर, इसलिए साइज बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यार ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, इतनी खाली जगह है, 1 इलेक्ट्रॉन को फिट होना है बस। वैलेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो, है कि नहीं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, फिर यहां पहुंच गया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए साइज बड़ा होते जाता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज क्यों कम होता है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी सेम है और ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ा रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स सेम है और ऊपर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे हैं। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्या होने वाला है? साइज कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अब देखो जरा और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं बात करता हूं सोडियम की और मैग्नीशियम की, ठीक है? सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है? 282। अब देखो जरा है, सोडियम और मैग्नीशियम क्या एक ही पीरियड में बिलोंग कर रहे हैं? ध्यान से देखो। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर 281, मैंने पता नहीं क्यों मिटा दिया, और हमारा मैग्नीशियम 282। अच्छा, अब देखो जरा, दोनों के केस में नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होंगे, सेम होंगे, लेकिन देखो सोडियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मैग्नीशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। साइज किसका छोटा होगा? मैग्नीशियम का। क्यों? क्योंकि इस केस में देखो, ये सोडियम है और इससे छोटा मैग्नीशियम है। क्योंकि मैग्नीशियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन ऑर्बिट्स उतने ही हैं। सोडियम के केस में जिम्मेदारियां कम थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 था, लेकिन ऑर्बिट उतना 1 ही था।
मतलब ऑर्बिट उतने ही थे जितने मैग्नीशियम में है। तो क्या हो रहा है, साइज कम होती जाएगी। अगर तुम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, है ना, एल्यूमिनियम भी सेम पीरियड का है ना, एल्यूमिनियम भी सेम पीरियड का है देखो, लेकिन एल्यूमिनियम के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम पे और ज्यादा जिम्मेदारी है, ये देखो, इसलिए उससे छोटा। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की तो कितने हैं, 4 हैं, है ना, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उतने ही हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उतने ही हैं। अब तुम देख लेना पीछे मुड़ के कौन से पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो इस तरीके से यार सिंपल से याद रखना है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, एटॉमिक हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सॉरी, वो सेम रहते हैं, और जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स रहते हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है वो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है, जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तब क्या सीन है, तब ऐसा सीन है कि यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर सोडियम के केस में बढ़ा, सोडियम के केस में 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है, तो जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, बात खत्म। एक चीज है जिसका जवाब तुम मुझे नीचे कमेंट करके दोगे, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर का एक हिंट मैं तुमको दे रहा हूं, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप, ठीक है, द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप। अब एक चीज तुमको मुझे कमेंट करके बतानी है कि यार बेसिकली ऐसा क्यों होता है, बस इसका एक कारण तुमको मुझे कमेंट करके बताना है। ये चीज तुमको अपनी एनसीईआरटी में मिलेगी, काफी छोटा सा पोर्शन है, ये बहुत छोटा सा लिटिल सा पोर्शन है, ठीक है, जो तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि अगेन देयर हैज टू बी समथिंग दैट यू आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम योर एनसीईआरटी, है कि नहीं, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा, सिंस द एनर्जी डिक्रीज इज गोइंग डाउन अ ग्रुप, तुम समझ जाओगे, वो पढ़ोगे तब एक बार, ठीक है। अगर तुमने ये समझ लिया है कि साइज कैसे कम हो रहा है हमारे एलिमेंट, मतलब कैसे साइज जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और कैसे साइज बढ़ते जा रहा है डाउन द ग्रुप, तुमको ये चीज समझ में आ जाएगी। बेसिकली एटॉमिक रेडियस अगर तुम समझ गए, जो भी हमने समझा, तुम ये भी समझ जाओगे। बस तुमको एक बार कमेंट करके बताना। अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो ऑफकोर्स हम लोग किसी और सेक्शन में कर लेंगे, चिंता वाली बात नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि ये एक चीज तुम अपनी बुक में पढ़ के देखो, है कि नहीं, ग्रेट। तो इसी के साथ आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, एंड इसके बाद हम लोग मिलेंगे अब फिजिक्स में, ठीक है। सो बेसिकली आई होप कि आप सभी लोगों को ये कॉन्कस सीरीज में मजा आ रहा होगा यार, ठीक है। लाइक करना वीडियो को मत भूलना, हम लोग ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे, बहुत सारे तवाई वीडियोस तुम लोगों के लिए आने वाले हैं, ठीक है। लाइक करना वीडियो को बिल्कुल से मत भूलना यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर देना, क्योंकि उससे ही नोटिफिकेशन आते हैं जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ। इसी के साथ साथ इस चैप्टर की नोट्स, इस चैप्टर की डीपीपी, इस चैप्टर की क्विज, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब कुछ जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलराइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि अगेन कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड रहना जरूरी होता है। ट्विटर पर अगेन कोच वोच आते रहते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे सारे अपडेट्स। बस यार आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।